हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का टारगेट विद गुरुकुल में मैं रत्नाकर सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज आप लोग के करंट अफेयर की ये दूसरी श्रृंखला है, जिसमें हम लोग देश दुनिया की तमाम खबरों को क्या करेंगे, पेपर में ये जो भी महत्वपूर्ण होगा उन पर चर्चा करेंगे। आइए, सबसे पहला जो मुद्दा आप लोग के सामने उपस्थित है, सबसे पहला हमारे पास मुद्दा क्या है भाई, तो ध्यान देना है। मानव रहित प्रणाली सेना। अभी हाल ही में क्या हुआ है, ये यूक्रेन यूक्रेन ने क्या किया है, मानव रहित मानव मानव रहित प्रणाली सेना का क्या किया है, अभी जो उद्घाटन किया है। इन्होंने क्या किया, क्योंकि अभी देख रहे हैं यूक्रेन को लेकर, रसिया को लेकर काफी विवाद चल रहा था तो इसी को लेकर उन्होंने एक नई पहल किया है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। जो क्या है, तो ध्यान देना है, विश्व में विश्व में पहली बार विश्व में पहली बार विश्व में पहली बार यूक्रेन ने प्रारंभ किया मानव रहित प्रणाली सेना, जिसमें मानव नहीं रहेगा। मानव जैसा कह सकते हैं, रोबोट रहेगा। सेना के रूप में रोबोट क्या करेगा, पूरा मतलब एक तरीके से सैनिक का पूरा जो कार्य होता है वो कौन करेगा, रोबोट करेगा। अब ध्यान देना है, यह जो होगा मानव रहित सेना होगा, यह जल थल वायु सभी स्थानों पर क्या रहेगा, सक्षम है। ये ध्यान देना है, जल थल वायु सभी स्थानों पर क्या रहेगा, सक्षम रहेगा। हर जगह ये कह सकते हैं एक तरीके से कि लड़ने के लिए क्या होगा, सक्षम रहेगा। और सबसे बड़ी बात होती है, जो यूक्रेन है, यूक्रेन से रिलेटेड अगर पूछा जाए तो यूक्रेन की राजधानी क्या है, यूक्रेन की राजधानी क्या है, क्यू है। यूक्रेन की राजधानी क्या है, क्यू है। और यहाँ की मुद्रा मुद्रा कौन है, रेवेनिया। यहाँ की मुद्रा कौन है, रेवेनिया। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, जेलेस्की। कौन है, जेलेस्की है। और यह हमारे यूरोप का कह सकते हैं सबसे गरीब देश है। अगर यूरोप के सबसे गरीब देशों में अगर बात करें कौन सी है, तो यूक्रेन है। और इस यूक्रेन पर ध्यान देना है, यूक्रेन पर 2014 में यूक्रेन में 2014 में रूस ने इसके कुछ क्षेत्र को कब्जा कर लिया था। तो ध्यान देना है, यूक्रेन के कुछ क्षेत्र को ध्यान देना, 2014 में रूस ने क्या कर लिया था, कब्जा भी कर लिया था। और ध्यान देना, यह यूरोप का सबसे गरीब देश है। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, जेलेस्की है। यहाँ की मुद्रा कौन है, रेवेनिया है। और राजधानी क्या है, क्यू है। और करंट अफेयर के लिए मुद्दा हमारे पास क्या है, तो ध्यान देना है, अभी हाल ही में इन्होंने क्या किया है, मानव रहित प्रणाली सेना का क्या किया है, विश्व में पहली बार ऐसा इन्होंने एक सैनिक तैयार किया है जिसमें मानव की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब यह सेना जो होगा, जल थल कहीं पे भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। एक तरीके से कह सकते हैं कि कहीं न कहीं मानव हित संरक्षण के लिए बहुत बड़ा ही टेक्नोलॉजी का क्या है, योगदान है। और आजकल लगभग इस पे रोबोट को लेकर हर एक देश की, जो भी समृद्ध देश है, वो इस पे कार्य कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि नेक्स्ट मुद्दा हमारे लिए क्या है, और उस पर क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या नहीं, क्या कैसे है। दूसरा देखिएगा, अभी हाल ही में हम लोग क्या किए हैं, विश्व विश्व स्किल सेल एनीमिया दिवस मनाया है। अभी हमने क्या मनाया है, विश्व स्किल सेल एनीमिया दिवस मनाया है। और ध्यान देना, यह एनीमिया एक प्रकार का क्या है, रोग है। यह एनीमिया जो रोग है, इसी रोग को लेकर लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए हमने क्या किया, इसे दिवस के रूप में मनाया है। तो ध्यान देना है, अगर पूछा जाए विश्व स्किल सेल दिवस कब मनाया जाता है, तो 19 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 19 जून को मनाया जाता है। दूसरी बात, पहली बात, कब मनाया जाता है, 19 जून को मनाया जाता है। जबकि अगर पूछा जाए ब्लड डोनर दिवस कब मनाया जाता है, तो वो 14 जून को मनाया जाता है। ब्लड डोनर दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 जून को मनाया जाता है। और ध्यान देना, इसका थीम क्या है, तो प्रगति के साथ में आशा की किरण। ध्यान देना, प्रगति के साथ में आशा की किरण, इसकी क्या है, थीम है। और ध्यान देना, ये हम लोग कब से स्किल दिवस मना रहे हैं, विश्व स्किल सेल दिवस मना रहे हैं, तो 2008 से ये प्रस्ताव हुआ है। इसका कब से इसे प्रस्तावित किया गया है, तो 2008 से प्रस्तावित किया गया है। और जो सिकल सेल एनीमिया रोग है, यह एक प्रकार का क्या है, यह आनुवंशिकी रोग है। क्या है, यह एक आनुवंशिकी रोग है। अब ध्यान देना है, भारत सरकार ने कहा है सिकल सेल एनीमिया अभियान जो है वह 1 जुलाई 2023 से प्रारंभ हुआ है। और कहा गया है कि 2047 तक भारत को 2047 तक सिकल सेल एनीमिया से हम पूरे भारत को क्या करेंगे, मुक्त कर देंगे। इसका टारगेट कब तक रखा है कि हम लोग सिकल सेल एनीमिया को पूर्णतः भारत से समाप्त कर देंगे, तो 2047 तक। अब ये होना चाहिए कि सिकल सेल एनीमिया रोग होता कैसे है, तो ध्यान देना है, हमारे ब्लड में जो ब्लड है, तो ब्लड में एक भाग होता है जिसका नाम है आरबीसी। आरबीसी का काम क्या होता है, तो पूरे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना। क्या करना, पूरे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना एवं CO2
को उत्सर्जित करना, मतलब शरीर के अंदर से CO2 को बाहर निकालना और ऑक्सीजन को पूरे शरीर में क्या कर देना, पहुंचा देना। अब यही जब जो आरबीसी का आकार होता है, आरबीसी का आकार कैसा होता है तो ध्यान देना है, उभयतल होता है। कैसा होता है? उभयतल होता है। जब ऐसे आरबीसी के आकार में, आरबीसी में क्या हो जाता है, आरबीसी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। किसकी कमी हो जाती है? आरबीसी में जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उसी को हम लोग क्या, कौन से रोग कहते हैं? एनीमिया। एनीमिया रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? एनीमिया रोग कहते हैं। जब आरबीसी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एनीमिया रोग कहते हैं, क्योंकि इसके एनीमिया रोग में क्या होता है? आयरन की भी कमी आ जाती है। अब यही जब यही एनीमिया कमी हो जाती है तो इसी आरबीसी का आकार कैसा हो जाता है? चंद्राकार। चंद्राकार या इसको बोलते हैं हंसियाकार। हंसियाकार। जब ये चंद्राकार हंसियाकार हो जाता है, जब ये हंसियाकार चंद्राकार रूप में चेंज हो जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया। तो ध्यान देना है, जो सिकल सेल एनीमिया रोग होता है वो ध्यान है, जब इसका आकार चंद्राकार हंसियाकार हो जाता है तो उसे हम लोग सिकल सेल एनीमिया के रोग के नाम से जानते हैं। यह एक प्रकार का अनुवांशिकी रोग है। अनुवांशिकी रोग का मतलब होता है कि जब कोई एक जो रोग हुआ है वो माता पिता से उसके संतान में भी क्या हो जाए, परिवर्तित हो जाए, संतान में भी चला जाए ये रोग। तो जब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में कोई भी रोग होता है, स्थानांतरण होने लगता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्थानांतरित रोग कहते हैं। जैसे हीमोफीलिया हो गया, जैसे हमारा क्या हो गया? अनुवांशिकी रोग है। जैसे सिकल सेल एनीमिया हो गया, कैसा रोग है? अनुवांशिकी रोग है। ये कब होता है? जब आरबीसी में ऑक्सीजन की कमी होती है, तो कमी होने से उसके आरबीसी के अंदर आयरन की भी कमी हो जाती है, जिससे हमको कौन सी रोग हो जाती है? एनीमिया रोग हो जाता है। और यही एनीमिया रोग में जब ये आरबीसी का आकार हमारा कैसा हो जाता है? उभयतल से कैसा? चंद्राकार या हंसियाकार जब हो जाता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन और बनता है, अगर किसी व्यक्ति को सिकल सेल एनीमिया रोग अगर है तो ध्यान देना, उसे कभी भी मलेरिया रोग नहीं होगा। मलेरिया रोग, उसे मलेरिया रोग कभी भी नहीं होगा, क्योंकि मलेरिया रोग का जो इसे मलेरिया जिसके कारण होता है उसका नाम क्या है? प्लाज्मोडियम। क्या नाम है? प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम जो होता है वो ध्यान देना है, जब चंद्राकार हो जाता है, इस चंद्राकार में जब प्लाज्मोडियम आएगा वह यहाँ पर उसकी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और मर जाता है। इसी कारण जिसको भी सिकल सेल एनीमिया रोग हुआ रहेगा उसे कभी भी मलेरिया रोग नहीं होगा। कह सकते हैं तरीके से सिकल सेल एनीमिया का क्या है? पहचान है। और पूछा जाए मलेरिया रोग किससे होता है, तो मलेरिया रोग ध्यान देना है प्लाज्मोडियम से होता है। और ध्यान दें, तो आगे चले यहाँ से। अच्छा, थोड़ी सी बात अगर यहाँ हुई है तो थोड़ी सी ब्लड से रिलेटेड हम लोग कुछ बात और कर लेते हैं। आइए, अगर आपसे मैं कहूँ ब्लड, तो ब्लड एक प्रकार के क्या है? ब्लड तरल संयोजी क्या है? उत्तक है। तो ध्यान देना है, ब्लड एक प्रकार हमारा तरल संयोजी उत्तक है। ध्यान देना है, ब्लड कितना होता है शरीर में, तो ध्यान देना है 5 से 6 लीटर होता है। लीटर होता है शरीर में ब्लड कितना होता है? 5 से 6 लीटर होता है। अगर पूछा जाए भार का कितना होता है, तो भार का 6 से 7%। किसी व्यक्ति का जितना भार होता है उस भार का 6 से 7% क्या होता है? ब्लड होता है। या 5 से 6 लीटर हमारा क्या पास क्या होता है? ब्लड होता है। और ध्यान देना है, इसी ब्लड को हम लोग क्या किए हैं? 3 भागों में बांटे हैं। कितने भागों में? 3 भागों में बांटे हैं। ये क्या होता है? प्लाज्मा। क्या होता है? प्लाज्मा होता है। एक हमारा क्या होता है? आरबीसी होता है। एक हमारा क्या है? डब्ल्यूबीसी। तो ध्यान देना है, और इसी में एक और होता है जो ध्यान देना है, क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं प्लेटलेट्स। तो ध्यान दीजिएगा, ब्लड के कुल कितने खंड है? 4 कर दिए हैं। मैं आपको बताऊंगा जनरल साइड ग्रेनुलर साइड क्या होता है। फिलहाल यहाँ से जो क्वेश्चन होते हैं उसको समझिएगा। आरबीसी का सही नाम क्या होगा अगर पूछा जाए तो? एरिथ्रोसाइट। क्या नाम है इसका? नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट है। डब्ल्यूबीसी का क्या है? ध्यान दीजिएगा, क्या है? ल्यूकोसाइट है। अब इसका क्या नाम है? थ्रोम्बोसाइट। तो ध्यान दीजिएगा, अगर रासायनिक नाम पूछता है, प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोसाइट है, डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट है, और आरबीसी क्या है? एरिथ्रोसाइट है। और ध्यान देना है, प्लाज्मा क्या है? यह
एक प्रकार का तरल, यह एक प्रकार का तरल पदार्थ है जो रक्त का 45 से 55% भाग होता है। ध्यान देना है, यह एक प्रकार का तरल पदार्थ होता है जो रक्त का 45 से 55% भाग होता है और कह सकते हैं शरीर के अंदर यह तरलता को क्या करता है, बनाए रख सकता है। अब इसी के अंदर बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे इसी के अंदर कुछ महत्वपूर्ण प्रोटीन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? प्रोटीन। कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं? एल्बुमिन, ग्लोबोमिन, प्रोथाम्बिन, फाइब्रिनोजन। तो ध्यान देना है, ये सभी अगर पूछा जाए प्रोटीन कहाँ पाए जाते हैं, ये सभी प्रोटीन कहाँ पाए जाते हैं? प्लाज्मा के अंदर। और यही चारों मिलकर, ध्यान देना है, रक्त के थक्का को जमाते हैं। तो रक्त को थक्का जमाने वाले कौन से प्रोटीन? यही होते हैं। और अगर इस पूरे प्लाज्मा के अंदर से अगर हम लोग फाइब्रिनोजन को कहाँ कर दें? बाहर कर दें। अगर इनको हम लोग बाहर कर देते हैं, फाइब्रिनोजन को अगर हम लोग बाहर कर दें तो शेष भाग को हम लोग क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरम। जब इस पूरे प्लाज्मा के अंदर से अगर हम लोग फाइब्रिनोजन को बाहर निकाल देते हैं, प्रोटीन को, तो शेष भाग को हम लोग क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। अब ध्यान देना है, अगर आरबीसी की बात करेंगे, एरिथ्रोसाइट कहते हैं, इसका निर्माण कहाँ होगा पूछेंगे। निर्माण हमेशा ध्यान देना कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बोन मैरो कहते हैं। इसका कार्य क्या होता है? तो कार्य ध्यान देना क्या होगा? ऑक्सीजन का क्या करता है? परिवहन करता है। ऑक्सीजन का क्या करता है? परिवहन करता है। और CO2 को शरीर से बाहर निकालता। क्या करता है? बाहर निकालता है। इसके अलावा अगर आपसे कहा जाए इसका रंग जो लाल होता है किस कारण होता है, तो ध्यान देना है, हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन कारण इसका रक्त क्या होता है? लाल होता है। और हीमोग्लोबिन दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक होता है हीमो और एक होता है ग्लोबिन। तो ग्लोबिन क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है और हीमो हमारा क्या है? आयरन है। तो ध्यान देना है, जब भी कोई ऑक्सीजन अगर आयरन से क्रिया करेगा तो उसका रंग कैसा कर देता है? लाल कर देता है। तो इसी हीमो के कारण ये क्या होता है? हीमो नामक का आयरन पाया जाता है। ऐसे हीमो नामक आयरन से इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। तो पूरा हम लोग बोलते हैं हीमोग्लोबिन का रक्त कैसा होता है? लाल होता है। और ग्लोबिन एक प्रकार की प्रोटीन होती है, हीमो एक प्रकार का हमारा क्या होता है? आयरन। कभी जब मैं आपको बायोलॉजी डिटेल से पढ़ाऊंगा तो वहाँ सारे क्वेश्चन और अच्छे से डिटेल करूंगा कि इसमें और क्या कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी तो बहुत सारे आरबीसी आपको पढ़ाना बाकी है। इसके बाद ध्यान देना है, इसे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह रोगों से क्या करता है? लड़ने का काम करता है। ये जो WBC होता है आगे चल के ये क्या हो जाता है? 5 भागों में बढ़ जाता है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इस्नोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। तो ध्यान देना है, इसके 5 पार्ट होते हैं। और जो न्यूट्रोफिल्स होता है इसे हम लोग क्या करते हैं? WBC का मिलिट्री फोर्स कहते हैं। क्योंकि जब भी कोई रोग प्रवेश कर जाता है, यह मुक्तता लड़ने का काम कौन करता है? हमारा मिलिट्री फोर्स के रूप में कौन करता है? न्यूट्रोफिल्स करता है। ध्यान देना है। थ्रोम्बोसाइट क्या करता है? यह शरीर में रक्त के थक्का को जमने से क्या करता है? रोकता है। तो शरीर के अंदर रक्त के थक्का को जमने से कौन रोकता है? प्लेटलेट्स रोकता है। और ध्यान देना, क्यों? अगर यही शरीर से जब रक्त अगर हाथ में जैसे मान लीजिए कोई चोट लग गया तो ब्लड जब बाहर आता है तो देखेंगे 1 से 2 मिनट बाद रक्त क्या हो जाएगा? जम जाएगा। पर वही शरीर के अंदर रक्त क्यों नहीं जमता है? इसके अंदर एक क्या होती है? ध्यान देना है, हिपैरिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हिपैरिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण शरीर के अंदर रक्त का थक्का क्या होता है? नहीं जमता है। और अगर जैसे ही बाहर चोट लगती है तो रक्त का थक्का जमने लगता है। और ध्यान देना है,
इसकी हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की मात्रा कितनी होनी चाहिए? लगभग 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख के बीच में होनी चाहिए। 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख के बीच में अगर होता है तो प्लेटलेट्स हमारे शरीर से। अगर यही प्लेटलेट की संख्या अगर कम हो जाती है तो हमारे शरीर के अंदर क्या होता है? क्लाउडिंग, ब्लड क्लाउडिंग होने लगती है, ऑक्सीजन के लेवल में कमी आ जाती है और व्यक्ति क्या हो सकता है? मृत्यु हो सकता है। तो ध्यान देना है, तो प्लेटलेट्स हमारे शरीर में क्या होना है? मेंटेन होना चाहिए। ये ब्लड से कुछ रिलेटेड जो क्वेश्चन था आप लोग याद करेंगे, बाकी भी जब मौका मिलेगा तो आपको डिटेल इसके बारे में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो कई बार इसके रसायन नाम पूछे जाते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट मुद्दे पर बात करते हैं। आइए अगला है, अभी हाल ही में जी शेखर सम्मेलन हुआ है 2024 में। अभी हाल ही में जी शेखर सम्मेलन हुआ है 2024 में। तो आपसे कहा जाए ये जो G7 शिखर सम्मेलन है, G7 शिखर सम्मेलन है, ये इसका कौन सा संस्करण था? तो ध्यान देना दोस्त, इसका कौन सा संस्करण था? तो ध्यान देना 50वां संस्करण था। कौन सा था? 50वां संस्करण था। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? इसका आयोजन कहाँ हुआ है? याद कर लेंगे भैया, कहाँ है? इटली। इटली के कहाँ? पुगालिया में। इटली के कहाँ हुआ है? पुगालिया में हुआ है। अब मोदी जी इसी को लेकर तो काफी चर्चे में है। आप लोग जानते हैं मोदी जी क्या है, इसी काफी लेकर क्या है? चर्चे में है। तो ध्यान देना है G7 शिखर सम्मेलन में, ध्यान देना 2024 जो हुआ है कहाँ हुआ है? इटली के पुगालिया में हुआ है। और ध्यान देना है भारत में इसमें लगभग कितनी बार भाग ले चुका है? तो मोदी जी ने कितनी बार ले चुका है? 5 बार मोदी जी ने भाग ले चुके हैं। टोटल कितनी बार भारत ने भाग लिया है? 11 बार। अगर पूछा जाए इसके पहले जो पिछला आयोजन था वो कहाँ हुआ था? तो हिरोशिमा कहाँ हुआ? जापान में। और जो जापान है किसके अंदर आता है? रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर के अंदर कौन आता है? रिंग ऑफ फायर के अंदर कौन आता है? जापान आता है। क्योंकि यहाँ आए दिन क्या होता है? सुनामी और भूकंप जैसी घटनाएं घटती रहती हैं, क्योंकि यह क्या होता है? प्रशांत महासागर के जो रिंग ऑफ फायर वाला एरिया है वहीं पाया जाता है। समझ रहे भाई? तो ध्यान देना है। अब इसी हिरोशिमा है, अब ये क्या है? नागासाकी है, जहाँ पे 6 अगस्त एवं 9 अगस्त को प्लूटोनियम बम गिराया गया था। 6 अगस्त 1945 को जो सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, तो सेकेंड वर्ल्ड वार में ध्यान देना है 6 अगस्त और 9 अगस्त को और हिरोशिमा और नागासाकी पे क्या गिराया गया था? परमाणु बम गिराया गया था। और ये जापान किस रीजन में आता है? रिंग ऑफ फायर रीजन में आता है। और किस सागर के अंदर आता है? तो प्रशांत महासागर के अंदर आता है। जो इसके पिछले वाला हुआ था वो कहाँ हुआ था? जापान में। अगर इसमें पूछा जाए G7 में शामिल देश कौन कौन से है, तो ध्यान देना शामिल देश कौन कौन से हैं? कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूके है और यूएसए है। तो कुल कितने देश हैं? इसमें 7 देश हैं। पहले 8 देश थे। पहले कितने देश थे? 8 थे। पर 2014 से रूस को बाहर निकाल दिया गया है, क्योंकि ध्यान देना यूक्रेन का जो क्षेत्र था क्रीमिया वाले पर यूक्रेन ने रसिया ने क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। और जब कब्जा कर लिया गया इसे G7 देश से क्या कर दिया गया है? बाहर कर दिया गया है। नहीं तो पहले इसमें कुल 8 देश थे, G8 था, अब क्या है? G7 है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो शुरुआत 1975 में की गई थी। कब की गई थी? 1975 में की गई थी। और रूस बाहर कब निकला था? तो रूस ध्यान देना 2014 में क्या हो गया था? बाहर हो गया था। तो G7 शिखर सम्मेलन से आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? सबसे इंपॉर्टेंट, तो काफी हाल में G7 शिखर सम्मेलन हुआ है, जो किस देश में हुआ है? तो कहाँ हुआ है? इटली में हुआ है। और उसके ध्यान देना इटली की कहाँ? पुगालिया में हुआ है, ठीक है। और इस बार कौन संस्करण था? तो 50वां संस्करण था। कौन कौन से देश शामिल हो सकते? एक प्रश्न पूछ सकता है। प्रारंभ कब हुआ था? 1975 में। और रूस बाहर कब निकल सकता है? ये सारे पॉइंट आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। आइए नेक्स्ट मुद्दा पे बात करते हैं। अगला हमारे के लिए है, अभी हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार क्या किया गया है? 2024 का अनावरण किया गया है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। अब देखिएगा जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है, इसका पूछा जाए आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन को ध्यान देना है नई दिल्ली में किया गया। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में इसका क्या किया गया है? आयोजन किया गया है। अब ध्यान देना है इसी साहित्य अकादमी पुरस्कार में इसे 2 भागों में बांटा गया है। एक तो साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार होता है, एक साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार होता है। जो ध्यान देना है इसमें कुल कितने लोगों को दिया गया है? तो 24 लोगों को दिया गया है। कितने लोगों को दिया गया है? 24 लोगों को दिया गया है। वही साहित्य अकादमी अगर आपसे पूछे युवा पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है? कितने लोगों को दिया गया है? 23 लोगों को दिया गया है। अब इससे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि हिंदी क्षेत्र में किसको दिया गया है, अंग्रेजी क्षेत्र में किसको किसको दिया है। तो ध्यान देना है, अगर आपसे मैं बात करूं अंग्रेजी क्षेत्र में किसे दिया गया है, अंग्रेजी क्षेत्र में नंदिनी सेन गुप्ता को दिया गया है। किसको दिया गया है? साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार 2024 का अगर पूछा जाए किसको दिया है, नंदिनी सेन गुप्ता को दिया गया है। क्यों दिया गया है? द ब्लू हार्स एंड अदर अमेजिंग द एनिमल के लिए इन्होंने क्या किया था? द ब्लू हॉर्स एंड द अदर अमेजिंग एनिमल के लिए इन्होंने क्या दिया गया था? साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार दिया गया था।
वही हिंदी क्षेत्र में किसको दिया गया है, देवेंद्र कुमार को दिया गया है। किसको दिया गया हिंदी क्षेत्र में, देवेंद्र कुमार को दिया गया है बाल कहानी। क्या दिया गया है, बाल कहानी। समझ आया दोस्त। तो ध्यान देना है, अगर हिंदी क्षेत्र में पूछेगा तो देवेंद्र कुमार को, अंग्रेजी में अगर पूछेगा तो नंदिनी सेन गुप्ता को। अगर हिंदी पूछेगा तो क्या, देवेंद्र कुमार को, और अंग्रेजी पूछेगा तो क्या बताएंगे, नंदिनी सेन गुप्ता को। वहीं अगर साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार की अगर बात करेगा तो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार की अगर बात करता है तो ध्यान देना अंग्रेजी में किसको दिया गया है, के वैशाली को। किसको दिया गया है, के वैशाली को। इन्होंने, ध्यान देना है, यहाँ गलती हो गया है, होमलेस, ध्यान देना, होमलेस गोइंग यूपी लेस्बियन। ध्यान देना है, होमलेस गोइंग लेस्बियन के लिए क्या किया गया है, इनको ध्यान दीजिएगा, इनको क्या दिया गया है, इनको ये हमारे पास क्या दिया गया है, अप। ध्यान देना है, गोइंग, होमलेस गोइंग, यहाँ क्या होना चाहिए था, अप होना चाहिए था, अप। द गोइंग, होमलेस गोइंग अप लेस्बियन के लिए किसको मिला है, के वैशाली को मिला है। और वहीं हिंदी क्षेत्र में किसको मिला है, गौरव पांडे को मिला है। किसको मिला है, हिंदी क्षेत्र में गौरव पांडे को। स्मृतियों के बीच घिरा है पृथ्वी, जिसके लिए मिला है, स्मृतियों के बीच घिरा है पृथ्वी के लिए मिला है दोस्त। था किसका, साहित्य अकादमी पुरस्कार। आपको बस ज्यादा कुछ नहीं याद करना है, अंग्रेजी में किसको दिया गया है, हिंदी में किसको दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा ध्यान देना है, इसमें किसमें अंग्रेजी में किसको दिया गया है, इधर हिंदी किसको दिया है। बाल और युवा में ध्यान दीजिएगा, कभी कभी काफी कंफ्यूजन हो जाएगा, तो उल्टा मत कर दीजिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। शॉर्ट्स कर लेना हो तो ले लीजिए आप लोग। चलिए अब देखेंगे, अभी हाल में पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक 2024 जारी किया गया। क्या क्या है, पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक 2024 जारी किया गया है। अब देखेंगे, अगर पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक की बात करेंगे तो कुल कितने देश इसमें हैं, तो ध्यान देना है कुल 180 देश हैं। कितने देश हैं, 180 देश है। अगर आपसे बात किया जाए शीर्ष पे कौन है, तो शीर्ष पे ध्यान देना कौन है, एस्टोनिया। शीर्ष पे कौन है, तो शीर्ष पे आप बात कर सकते हैं कौन है, एस्टोनिया। तो शीर्ष पे हमारे कौन है, एस्टोनिया है। अगर उसमें भारत का स्थान कौन सा है, तो ध्यान देना है, अगर भारत के स्थान की अगर बात करेंगे तो भारत हमारा 172 नंबर पे है। इंडिया हमारा कौन से नंबर पे है, 172 नंबर पे है। और ध्यान देना है, भारत जो है पाकिस्तान, वियतनाम, लाओस और म्यांमार से क्या है, ऊपर है। मतलब पिछले साल की अपेक्षा इसमें क्या है किया गया है, कुछ सुधार देखने को मिला है, क्योंकि अगली बार कितना था, 164 पे था इंडिया, पर इस बार किस रैंक पे है, 172 पे है। और ये जो पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक जारी किया जाता है, वो ध्यान देना दोस्त कितने संकेतों के आधार पे, 58 संकेतों के आधार पर तय किया जाता है पर्यावरण सूचकांक। अब ध्यान देना है, ये बात कैसे तय करेंगे, कोई देश आप पर्यावरण कितना फैला, मतलब पर्यावरण प्रदूषण कितना कर रहा है। अगर किसी भी देश का अगर हम लोग तय करेंगे कि पर्यावरण प्रदूषण वो कितना कर रहा है, इसको तय करने के लिए ध्यान देना है क्या किया गया है। जैसे अगर मान लीजिएगा, अगर देखा जाए तो कुछ हमारा जैसे क्या है, इंडिया है। इंडिया का जो भौगोलिक क्षेत्र है ना, इंडिया के भौगोलिक क्षेत्र से लगभग कितना, 100 किलोमीटर ऊपर, 100 किलोमीटर ऊपर। तो ध्यान देना है, अगर मान लीजिएगा हमारा इंडिया है, हमारा इंडिया है, इंडिया, तो इंडिया से लगभग 100 किलोमीटर ऊंचाई पर, कितना, 100 किलोमीटर ऊंचाई पर एक लाइन खींची गई है, जिसे हम लोग बोलते हैं में कारमे लाइन, कारमे लाइन। इस कारमे लाइन के नीचे चाहे किसी भी देश से जो भी वायु प्रदूषण मिला रहेगा, तो वह प्रदूषण की गणना उस देश की मानी जाएगी। जैसे मान लीजिए हमारा भारत भौगोलिक क्षेत्र है, तो इसके ऊंचाई से लगभग कितना, 100 किलोमीटर ऊपर तक, जहां तक भारत की सीमा लगती है, उस सीमा से लगभग 100 किलोमीटर के ऊपर तक आप जाएंगे, और उसके नीचे जितना भी इन्वायरमेंट में, आपके पर्यावरण में जितना भी वायु प्रदूषण मिलेगा, उसकी जिम्मेदारी कौन होगा, भारत का होगा। ऐसे चाइना के ऊपर चले जाएंगे, तो चाइना के क्षेत्रफल से उसके 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर जितना प्रदूषण मिलेगा वो किसका माना जाएगा, चाइना का। ऐसे किसका होगा, अमेरिका का। तो देश दुनिया की खबरों में ये जो महत्वपूर्ण सुर्खियां थी, जिसमें सबसे पहले हम लोग किस सूची पर चर्चा किया है, यह ध्यान दीजिए पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक में इसमें भारत का रैंक कौन सा है, 172 है। ध्यान देना इस बार का, तो अगर पूछा जाए कुल कितने देश भाग लेते हैं, 180 लिए हैं। प्रथम कौन है, एस्टोनिया है।
भारत की स्थिति देखा जाए तो पाकिस्तान, वियतनाम, लाओस और म्यांमार से क्या है, ठीक है। इसमें कुल कितने भौगोलिक संकेत, कितने संकेतों के आधार पर पर्यावरण सूचकांक जारी किया जाता है, 58। इसके बाद हमने क्या चर्चा की, आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया, जो दूसरा हमारा मुद्दा था। तीसरा हमारे पास कौन सा था भाई, तीसरा देखेंगे G7 शिखर सम्मेलन था, जो आपके पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कौन सा संस्करण था, 50वां संस्करण था, याद रखेंगे। इसके बाद अगर देखेंगे, इसके बाद मैंने आपको थोड़ी सी किसके ब्लड के बारे में बताया है, यहाँ से भी कुछ पॉइंट जो निकलेंगे आप रख सकते हैं। और इसके साथ साथ ध्यान देना, विश्व से सिकल सेल एनीमिया रोग के बारे में हमने आपको बताया कि सिकल सेल एनीमिया रोग कैसे होता है। इसके बाद ध्यान देना कुछ रिलेटेड डेट भी है, जैसे कैंसर डेट कब मनाया जाता है, ध्यान देना 4 फरवरी को। और ध्यान देना ये जो होता है ना, ओंकाजीन के कारण यह क्या होता है, कैंसर रोग होता है। और ध्यान देना, कैंसर की शुरुआत ही किससे होती है, ट्यूमर से होती है। किससे होती है, ट्यूमर से। और ट्यूमर कैसे होता है, जब लाइसोसोम का अनियंत्रित विभाजन होने लगता है। जब लाइसोसोम का अनियंत्रित विभाजन होने लगता है, उन्हीं कारण कौन सा रोग हो जाता है, तो ध्यान देना है, उन्हीं से क्या बनता है, ट्यूमर। अब यही ट्यूमर दो प्रकार होता है, एक मेलिगेंट ट्यूमर होता है, एक बिनाइन ट्यूमर होता है। तो जो शरीर के अंदर बनता है वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। यही जब फटता है इसके अंदर टॉक्सिन रिलीज हो जाता है, और जो ध्यान देना है, कैंसर रोग में तब्दील हो जाता है। तो कैंसर से ब्लड कैंसर अलग होता है, स्टोन कैंसर अलग होता है, इसके बाद बोन कैंसर हो गया, ब्लड कैंसर हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही ध्यान देना, कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, 4 फरवरी को। ब्लड डोनर दिवस कब मनाया जाता है, 14 जून को। कब मनाया जाता है, एड्स दिवस कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को। अभी इसके पहले आपको मैंने ब्लड समझाया है, तो ध्यान देना है, ब्लड में एक लिम्फोसाइट होता है, एक मोनोसाइट होता है। तो ये क्या करता है, इसी वाले भाग पे अटैक कर देता है, जिससे शरीर के अंदर प्रवेश करने वाले कोई भी रोग हमको जो होती है उसकी जानकारी नहीं मिल पाती कि हमारे अंदर कौन सा रोग प्रवेश किया है, कौन सा रोग नहीं प्रवेश किया है। इसलिए जो एड्स के रोगी होते हैं ना, एड्स के रोगी, ध्यान देना है कि एड्स के रोगी जो होते हैं बहुत सारी दवा खाते हैं। क्यों, क्योंकि पता ही नहीं ना कि कौन कौन सा रोग हुआ है, क्योंकि इसकी इन्फॉर्मेशन मिल ही नहीं पाती है। क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, लिम्फोसाइट मोनोसाइट वाले एरिया पर ही क्या करते हैं, अटैक कर सकते हैं। तो लिम्फोसाइट वाले पे अटैक कर देते हैं, जो शरीर के अंदर, लिम्फोसाइट का काम क्या होता है, शरीर के अंदर प्रवेश करने वाली जो भी बैक्टीरिया होती है, जो भी जीवाणु होते हैं, या फिर जो भी शरीर के बाहर के हैं, तो उनकी इन्फॉर्मेशन दे देता है कि हमारे शरीर में इस प्रकार के नए कोई जीवाणु प्रवेश किए हैं, या कोई नए वायरस प्रवेश किए हैं। और जो एड्स होता है, इन्हीं के ऊपर अटैक कर देता है, लिम्फोसाइट के ऊपर। और जब लिम्फोसाइट के ऊपर अटैक कर देता है, तो लिम्फोसाइट को कोई सूचना मिल ही नहीं पाती है कि हमारे शरीर के अंदर कौन बाहर का है और कौन अंदर का है। तो ध्यान देना है। और एड्स अगर पूछा जाए किस वायरस से होता है, तो आपको मालूम है HIV, किससे होता है, HIV से। अब हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है, तो 17 अप्रैल को। और ध्यान देना, टीबी या क्षय रोग कब मनाया जाता है, तो ध्यान देना है 24 मार्च को। और मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, ध्यान देना है 25 अप्रैल, राइट। तो ये आज के थे मानव रहित प्रणाली, ये आज के हमारे महत्वपूर्ण सुर्खियां थे इसमें। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट अगले वीडियो में फिर मिलेंगे और करंट अफेयर पे। अब इसका जो भी करंट अफेयर का पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको, ध्यान दीजिएगा, टारगेट विथ गुरुकुल टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लेंगे तो ये सारे पीडीएफ आपके करंट अफेयर को ही मिल जाएंगे, और कौन सी क्लासेस कब होंगी इसकी भी जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है दोस्त, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले करंट अफेयर की क्लास लेकर। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, ढेर सारा प्यार, थैंक यू वेरी मच।